है ना। चलिए मैं आपको नाम बताते चलता हूं। पहली संरचना में सबसे लंबी श्रृंखला यहां से मुड़ जाएगी। तो पहली संरचना में आपको ये ध्यान रखना है। और पहली संरचना का नाम अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, ये होगा 3 मेथिल पेंटेन। तो जिन लोगों ने ये नाम लिखा है वो सही है, जिन लोगों ने नहीं लिखा है चेक कीजिए। यहाँ सीधी श्रृंखला है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल, नंबरिंग कहीं से भी करें। दूसरी संरचना का नाम है 1,3-ब्यूटाडाइईन, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ब्यूट 1,3-डाइईन। तो इन दोनों में से कोई भी नाम अगर किसी ने लिखा है तो वो सही है। तीसरा नाम, नहीं बेटा वो नीचे वाले से जुड़ा है। हाँ है ना, मैंने आप निशान देखिए किस साइड पड़ा हुआ है। नीचे वाले में जो श्रृंखला है वो कंफ्यूज करने वाली है, वो यहां से नीचे मुड़ जाएगी। इसलिए हो सकता है कुछ लोग गलती किए हो। तो यहां नंबरिंग जो होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी। लेफ्ट टू राइट नंबरिंग में आप देखिए 1, 2, 3, 4, फिर ये 5 और 6 यहीं पे है। तो इसका नाम होगा आपका 2,3-डाइक्लोरो 4 मेथिल। 2,3-डाइक्लोरो 4 मेथिल। चूंकि 6 है इसलिए हो जाएगा हेक्सेन। चेक करते चलेंगे, अगर नाम में कोई त्रुटि आपको लग रही है तो आप सुधार लेंगे। इसमें सीधी श्रृंखला है 1, 2, इसका नाम होगा एथेन 1,2-डाइऑल, या 1,2-एथेन-डाइऑल भी चलेगा। एथेन 1,2-डाइऑल ऐसा लिखा है अगर आपने तो भी सही है, या अगर किसी ने 1,2-एथेन-डाइओल लिखा है तो भी ठीक है। इसके नाम में यहां से श्रृंखला सीधी है, कोई दिक्कत नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5। इसका नाम है 1,5-पेंटेन-डाइओइक अम्ल। या आप पेंटेन 1,5-डाइओइक अम्ल भी लिख सकते हैं। दोनों नाम सही है। ये तो सिंपल है, श्रृंखला यहां से जाएगी और यहां मुड़ जाएगी, क्योंकि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह को लेना जरूरी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका नाम होगा 2-एथिल 5-हाइड्रोक्सी हेप्टेनल 1-हेप्टेनल, या हेप्टेन 1 अल भी लिखा हो सकता है। तो चेक कीजिए कि कितना सही हो रहा है आपका नाम। अगर गलतियां हो रही हैं तो नियमों को फिर से पढ़िए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बेटा नेटवर्क की दिक्कत है ना, यहां से क्लियर जा रही है, आवाज आ रही है मेरी। हाँ, तो ठीक है,
नामकरण में इतना ही हमको पढ़ना था। इसके बाद हम बात करेंगे, चूंकि हमारा चैप्टर एल्केन नाम से है ना, तो जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, किसी कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उसके 3-4 चीजों को पढ़ते हैं। बनाने की विधियां, 2-4 विधियां बनाने की पढ़ लेते हैं। भौतिक गुण, अगर कोई विशेष बात है तो उसको पढ़ते हैं। फिर रासायनिक अभिक्रिया में 4-5, 3-4 अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, कोई विशेष बात है तो वो पढ़ते हैं, और उसके उपयोग पढ़ के चीजों को खत्म कर लेते हैं हम। तो एल्केन में भी हमको ऐसा ही करना है कि एल्केन परिचय तो हो गया है आपका, एल्केन से क्या होता है। अब हम देखेंगे एल्केन को बनाने की विधियां, कई विधियां हैं, हम उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 विधियों के बारे में जानेंगे। 11वीं का चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, वो भी सेम है, एल्केन बनाने की विधियां। तो पहली विधि जो हमारी है वो है विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण, इसमें क्या करते हैं हम कि इसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्ल का सोडियम लवण लेते हैं, Na मीन्स सोडियम लवण, और इसको सोडा लाइम के साथ गर्म कर देते हैं। सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, तो इससे हमको एल्केन की प्राप्ति होती है। जैसे देखिए, मान लीजिए CH3COONA आपने लिया है, सोडा का मतलब होता है NaOH, लाइम का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी उपस्थिति होगी, डेल्टा मतलब गर्म। यहां से लेके यहां तक को निकाल दीजिए आप, और ये H को CH3 में जोड़ दीजिए, तो CH3 में एक और H जुड़ गया तो CH4 हो गया, और ये Na2CO3 बाहर निकल जाता है। आप चाहें तो CH3 की जगह C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं, जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। दूसरा है, अगर आप एल्किल हैलाइड ले लें और इसका अपचयन, याद रखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम धन H लिखते हैं, मैंने धन करके इसलिए दिया क्योंकि ये याद करने के लिए इजी है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो वाक्य बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऊपर वाले में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की क्रिया सोडा लाइम से करने पर एल्केन प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड का हाइड्रोजन दिखे तो इसके लिए यूज करेंगे अपचयन का। अपचयन जिंक और HCl की उपस्थिति में करने पर आपको एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो यहां R में लिख रहा हूं, R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप, X का मतलब कोई हैलोजन समूह, और 2 हाइड्रोजन ले लेंगे, 2 H, एक X H के साथ बाहर निकल जाएगा, एक H इसकी जगह ले लेगा, तो RH प्लस HX। एक उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान देंगे, CH3Br प्लस 2H अगर आप लेते हैं तो H Br के साथ और एक H यहां जुड़ जाएगा, तो ये CH4 हो जाएगा, HBr बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से आप एल्केन बना सकते हैं। फिर बारी आती है एल्किल हैलाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन। सेम रिएक्शन रहेगा, एरो के ऊपर की चीज बदल जाएगी। यानी अगर हम CH3Br लेके, रिएक्शन यही रहेगा, कोई अंतर नहीं आने वाला है।
सिर्फ एरो के ऊपर अपचायक बदल जाएगा, तो रिएक्शन वैसा ही होगा, CH4HBr। आप ढेर सारे अपचायक हैं, उनमें से कोई सा भी अपचायक ले सकते हैं, रिएक्शन एक ही बार कराना है। ठीक है। इसके बाद बारी आती है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराने पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरा तरीका, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर अगर आप जल की क्रिया करा दें या अल्कोहल की क्रिया करा दें तो भी आपको क्या मिलता है, एल्केन। तो सबसे पहले तो जाने कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है क्या। मान लीजिए आपके पास CH3Br एक यौगिक है, मेथिल ब्रोमाइड। इस पर आप मैग्नीशियम धातु की क्रिया करते हैं ईथर की उपस्थिति में, तो आपको मिल जाएगा CH3MgBr। Mg बीच में घुस जाता है, तो ये कहलाया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ये बन के तैयार हुआ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक केवल मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड नहीं है, मेथिल की जगह एथिल ले लीजिए, ब्रोमीन की जगह क्लोरीन ले लीजिए, यानी बदल सकते हैं इनको। अब अगर इस CH3MgBr पर हम जल HOH, मैं जल को H2O न लिख के यहां HOH लिख रहा हूं, तो MgBr OH के साथ बाहर निकल जाएगा, H जुड़ जाएगा, CH4 बन गया और ये बन गया MgOHBr। इस तरीके से आप देखिए तो एल्केन फिर से बन गया। फिर इसके बाद एक अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वुड्स अभिक्रिया आप चाहें तो पेन कॉपी लेके साथ में लिखते चल सकते हैं मेरे। वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, हम लेते हैं एल्किल हैलाइड और इसकी क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति होती है और आपको उच्च एल्केन प्राप्त होते हैं, बड़े साइज के एल्केन प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास CH3Cl है, सोडियम के 2 अणु, एक और CH3Cl लेते हैं, मैं ClCH3 लिख देता हूं उसको। तो ये दोनों क्लोरीन दोनों सोडियम के साथ बाहर निकल जाएंगे और दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये CH3CH3, या आप इसको C2H6 भी लिख सकते हैं और आपको सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। इस तरीके से ये वुड्स अभिक्रिया है। वुड्स अभिक्रिया के जैसा ही एक और रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। पांचवी अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड क्रिया के बारे में बात करें तो जब हम एल्किल हैलाइड लेते हैं तो ये वुड्स अभिक्रिया के समान ही है। अंतर सिर्फ एक चीज का है कि वुड्स अभिक्रिया में सोडियम धातु का इस्तेमाल किया था, यहां जिंक का इस्तेमाल करेंगे। तो एल्किल हैलाइड के अणुओं के साथ जिंक की क्रिया कराने पर ईथर की ही उपस्थिति रहेगी
हमको मिल जाएगा उच्च एल्केन। तो अब मैं यहां 2CH3Br लिख रहा हूं और एक जिंक। तो ब्रोमीन दोनों ब्रोमीन जिंक के साथ बाहर निकल जाएंगे और दोनों CH3 समूह आपस में जुड़ जाएंगे। CH3 प्लस ZnBr ट्वाइस, ये हो गया आपका। छठवीं क्रिया है आपकी कोरे हाउस संश्लेषण। तो कोरे हाउस संश्लेषण 3 स्टेप का रिएक्शन है। कोरे हाउस संश्लेषण में सबसे पहले हम एल्किल हैलाइड की क्रिया लिथियम धातु से कराते हैं, ठीक है, लिथियम। इससे हमारा एल्किल लिथियम बनता है। इस एल्किल लिथियम की क्रिया हम कॉपर हैलाइड से, क्यूप्रस हैलाइड से कराते हैं। जब क्यूप्रस हैलाइड से कराते हैं तो कॉपर भी जुड़ जाता है और अब हमको लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट मिलता है। लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट। और फिर इस लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट की क्रिया हम इसको जल अपघटित कर देते हैं, जल से करा देते हैं क्रिया, और इससे हमको क्या मिल जाएगा, उच्च एल्केन, या फिर एल्किल हैलाइड से करा दीजिए तो भी मिल जाएगा। तो यहां फिर एल्किल हैलाइड ही लिया हुआ है, तो उच्च एल्केन प्राप्त होते हैं। हम एक एक पद को ठीक से देखेंगे तो बात समझ में आएगी, एक एक स्टेप्स में देखेंगे। सबसे पहले एल्किल हैलाइड, मान लो हमारा CH3Cl। अब इस CH3Cl की क्रिया हमको करानी है, इसके 2 अणु ले लेते हैं और ये क्रिया होगी 2 लिथियम से। तो नहीं, ठीक है, तो ये बनाएगा CH3Li, और Li, ये जो Cl है एक दूसरे लिथियम से जुड़ जाएगा और LiCl। तो ये पहला उत्पाद आपको मिला एल्किल लिथियम, मेथिल लिथियम। आप CH3 की जगह पर C2H5 भी ले सकते हैं, C3H6। मैं सरल वाला ले रहा हूं, आप ऐसा एग्जाम में लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इसकी क्रिया आपको किससे करानी है, क्यूप्रस हैलाइड से। तो बन गया जो हमारा CH3Li, इसकी क्रिया हम CuCl से कर देते हैं। तो ये क्या बन रहा है आपका, लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट। 2 ले लेते हैं तो ये बना लेगा आपका CH3 ट्वाइस CuLi और एक LiCl अलग हो जाएगा। ये दूसरा स्टेप है। अब इस दूसरे स्टेप में हम एक तीसरा रिएक्शन और करवाएंगे, CH3 ट्वाइस CuLi पर फिर से मेथिल क्लोराइड CH3Cl का रिएक्शन करा दें। तो पहले तो आपको CH3 अलग मिल जाएगा, प्लस आपको मिलेगा एक CH3Cu और एक LiCl। तो ये थोड़ा सा लेंदी रिएक्शन है, इसको याद करना पड़ेगा कि पहले क्या बन रहा है, फिर दूसरे स्टेप में, फिर तीसरे स्टेप में क्या बन रहा है, ठीक है ना। आपको अभी इनकी क्रिया विधियों से कोई खास लेना देना नहीं है।
फ्रैंकलैंड बता दिया मैंने। अब हम देखेंगे कोल्बे की विद्युत अपघटनी अभिक्रिया। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हमारी जो 8वीं अभिक्रिया है वो है कोल्बे विद्युत अपघटन क्रिया। तो इस क्रिया में हम क्या लेते हैं? इस क्रिया में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण लेंगे, उसको जल में घोलेंगे और जल में घोलकर उसका विद्युत अपघटन करेंगे, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और इससे हमको उच्च एल्केन प्राप्त होते हैं। तो अगर आप प्रोसेस को ध्यान देंगे तो ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल याद हो जाएगा। हम दो अणु लेते हैं CH3COONA के, पानी में घोलेंगे तो ये आयनित हो जाएगा और आयनित होके बनाएगा 2CH3COO माइनस और 2Na प्लस। जब आप दो इलेक्ट्रोड लगा के धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रोड बनाता है एनोड। एनोड पर ऋणायन आकर्षित होते हैं और ऋणायन यानी CH3COO माइनस जाएगा, अपने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। तो ये बन गया COO, ऊपर एक डॉट लगाएंगे, इसको मुक्त मूलक कहते हैं। बताया था मुक्त मूलक। अब ये मुक्त मूलक बहुत क्रियाशील है, इसलिए तुरंत ही CO2 को त्याग देगा यहां से। तो अब बन गया आपका CH3 का मुक्त मूलक और CO2 मुक्त हो गया हमारा। अब ये जो दो CH3 के मुक्त मूलक हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे और बनाएंगे CH3CH3, या आप इसी को लिख सकते हैं C2H6, एथेन बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे आप देखिए सोडियम धनायन जाएगा, कैथोड से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके ये सोडियम के रूप में मुक्त होगा। पर क्योंकि क्रिया तो पानी के अंदर हो रही है तो तुरंत सोडियम पानी से क्रिया कर लेता है और पानी से क्रिया करके ये बनाएगा 2NaOH और H2 गैस मुक्त कर देगा। अब अगर इस पूरी क्रिया को हम जोड़ें तो जो बाएं साइड और दाएं साइड एक जैसा है उसको काट देंगे आप, तो बचेगा क्या? बचेगा आपके पास 2CH3COONA और सिर्फ H2O, बाकी सब कट जाएगा। इधर मिलेगा आपको CH3CH3, 2NaOH मिलेगा, 2CO2 मिलेगा और H2 गैस मिलेगी। ये है कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि। स्क्रीनशॉट ले लें। दो और अभिक्रियाएं और एल्केन बनाने की विधि हमारी समाप्त हो जाएगी यहां पे। तो 9वीं अभिक्रिया हमारी क्या है? अगर हम कोई एल्काइन
या एल्कीन लेते हैं, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लें और उसका अपचयन कर दें प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल की उपस्थिति में, तो ये एल्केन बन जाता है। कैसे बनता है? हम एक एल्काइन लेते हैं CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आप इस पर H2 की क्रिया कराइए, तो पहले एक H इस कार्बन पे, दूसरा H इस कार्बन पे जुड़ेगा और आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर और आप H2 ले लीजिए, तो एक H और एक H और अब आपको मिल गया CH3 CH3। सिंपल रिएक्शन। 10वां रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन या हाइड्रोबोरीकरण, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन, यहां हम एल्कीन की क्रिया कराते हैं बोरेन से, BH3 बोरेन से कराते हैं, जिससे हमको ट्राई एल्किल बोरेन मिलता है। और ये ट्राई एल्किल बोरेन जल अपघटित करने पर, अगर हम इसकी जल से क्रिया करा दें तो ये क्या बना लेगा? अम्लीय माध्यम में अगर आप इसकी जल से क्रिया करा दें तो ये एल्केन दे देता है। वैसे ज्यादा बढ़िया क्रिया है आप इसकी एसिटिक अम्ल से क्रिया करा दीजिए अम्लीय माध्यम की जगह, तो ये एल्केन देता है, एल्केन। रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा अलग है और नया रिएक्शन है ये आपके लिए। हमारे पास है, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये है BH3। तो एक हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकलेगा और वो जाके जुड़ेगा ये दूर वाले कार्बन से, इसका एक बंध टूटेगा और ये वाला कार्बन आके जुड़ेगा इससे। कैसे? CH3 CH2 और ये जुड़ गया BH2 से, है ना। ठीक ऐसे ही एक और ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये जुड़ जाएगा CH3 CH2 के दो अणु जुड़ गए BH से। अब एक और आप ले लें अणु CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये तीनों हाइड्रोजन हट जाएंगे और उसकी जगह CH3 CH2 थ्राइस B आ जाएगा, ठीक है ना। तो भाई ठीक है, तो ये जो है, अब आप इस पे क्या करिए, CH3COOH की क्रिया कर दीजिए। तो जो H वाला हिस्सा है वो इससे जुड़ेगा, तो CH3 CH2 किस में बदल जाएगा? 2 है, CH2 है, एक H और मिल गया तो CH3 में बदल जाएगा। तो ये बदल जाएगा CH3 CH3 में। इसके लिए तीन एस्टिक अम्ल लगेंगे और ये बना लेगा आपका CH3COO थ्राइस B। तो इस तरीके से ये है हाइड्रोबोरेशन। इसको अगर हम देखें तो ये बनाने की विधियां हैं, मैंने 10 विधियां बताई। अब आप बोलेंगे सर इतना सारा रिएक्शन कहां से याद होगा? सही बात है, इतना सारा रिएक्शन किसी को याद नहीं होता है आसानी से। पर पहला काम तो ये करेंगे आप कि आज जब आप इस क्लास के बाद थोड़ा समय निकाल के पढ़ने जाएं तो आप इन सारे रिएक्शंस को एक बार पढ़ के दो दो बार लिख लीजिए बिना देखे।
एक बार पढ़िए फिर 2 बार लिख लीजिए, एक बार पढ़िए 2 बार, आपका काम खत्म हो गया। याद रहता है नहीं रहता है वो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। और जब एग्जाम के टाइम पे आप इसको तैयार करेंगे तो इसमें से जिन अभिक्रियाओं को नाम से दर्शाया गया है, जैसे वुड्स अभिक्रिया, जैसे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, हाइड्रोबोरीकरण, इस तरह की अभिक्रियाओं को जिनको अलग से नाम दिया गया है उनको अलग से याद कर लेंगे, बाकी अभिक्रियाओं को हल्का फुल्का पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो रासायनिक गुण हमारे सॉरी बनाने की विधियां खत्म हो गई। अब आते हैं भौतिक गुण पे, यानी एल्केन दिखते कैसे हैं, रंग क्या होता है, गंध क्या होता है, ये देखते हैं। तो भौतिक गुण में सबसे पहले जानिए कि पहले चार सदस्य यानी जिसमें 1 कार्बन है, जिसमें 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, यानी कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये रंगहीन गंधहीन गैस है, ये गैस के रूप में है। फिर आ जाओ पेंटेन से लेके पेंटाडेकेन तक, ठीक है ना, पेंटेन से लेके पेंटाडेकेन यानी C15H32 तक, ये रंगहीन गंधहीन द्रव है। इसके बाद आगे और बढ़ जाइए, 15 कार्बन से बड़ी श्रृंखला वाले ये ठोस मोम जैसे ठोस होते हैं, तो इसीलिए इनको हम पैराफिन भी कहते हैं, क्योंकि मोम को पैराफिन या वैक्स कहा जाता है, तो इसलिए चूंकि ये भी मोम का निर्माण करते हैं इसलिए इनको पैराफिन कह देते हैं। विलेयता, ये जल में अविलेय है लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं, जल में कोई भी नहीं घुलता है। विशिष्ट घनत्व, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे इनका विशिष्ट घनत्व भी बढ़ता है। गलनांक और क्वथनांक अगर हम देखें तो इनके गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि जो है वो नियमित रूप से है। हमने ये पाया है कि सम संख्या वाले जो एल्केन है उनका गलनांक विषम संख्या वालों की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा, ऐसा समझेंगे, बड़ा मजेदार सा है, समझ गए तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। गलनांक हम देखते हैं, ठीक है ना, मैं एक ग्राफ बनाता हूं। ये ये गलनांक का ग्राफ है, इस तरफ तापमान है, इस तरफ कार्बन की संख्या है। तो 0 से शुरू करते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, इस तरीके से। तो देखिए मेथेन का गलनांक -184 है, तो एथेन का थोड़ा कम हो गया 172। प्रोपेन का फिर थोड़ा बढ़ गया 190, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर थोड़ा घटेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा। इस तरीके से हम ये पाते हैं कि ये इस तरीके से होता है, 1 नंबर वाले का, फिर 2 नंबर वाले का थोड़ा कम, 3 नंबर वाले का थोड़ा ज्यादा, 4 नंबर वाले का कम, 5 नंबर वाले का ज्यादा, यानी विषम संख्या वालों का ज्यादा और सम संख्या वालों का थोड़ा कम हमको देखने को मिलता है। तो ये आरी के दांते जैसा ग्राफ बनता है, आरी के दांते जैसा, ठीक है ना, आपको ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। अच्छा, अब हम देखेंगे इनके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब है इनकी अभिक्रियाएं किस प्रकार की होती हैं। तो अभिक्रियाओं में कुछ मजेदार अभिक्रियाएं हम इसमें समझेंगे, और अगर आप फंडामेंटल समझ गए कि अभिक्रियाएं कैसी होती हैं तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। रासायनिक अभिक्रियाएं, तो सबसे पहले समझिए कि एल्केन मूलतः प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं।
प्रतिस्थापन का क्या मतलब है, थोड़ा समझिए। मान लीजिए मैं मेथेन लेता हूं, मेथेन में कार्बन 4 हाइड्रोजन से एक एक बंध से जुड़ा हुआ है, और कार्बन कुल 4 बंध बना ही सकता है, इसकी क्षमता ही 4 बंध की है। ऐसे में अगर आप कोई नई चीज को कार्बन पे जोड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ेगा? मुश्किल है। जब तक आप किसी हाइड्रोजन को हटाएंगे नहीं, तब तक किसी नई चीज को उसकी जगह पे आप जोड़ नहीं सकते, है ना? क्योंकि कार्बन के 4 बंध बनाने हैं, 4 तो बना चुका, 5वां बना नहीं सकता। पर हमको कुछ नया जोड़ना है, हमको क्लोरीन जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे? तो जोड़ने के लिए आपको पहले से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, उसके बाद उसकी जगह क्लोरीन जाके जुड़ सकता है। तो इस तरह की अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में पहले से जुड़े परमाणु या समूह को हटाकर उसकी जगह नया परमाणु या समूह आता है, हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसका एक सरल उदाहरण देता हूं मैं आपको। एल्कलीकरण, पहली अभिक्रिया है हैलोजनीकरण, सॉरी हैलोजनीकरण। तो अगर आप किसी एल्केन को ले लें और उस पर एक हैलोजन की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में करें, एच न्यू, प्रकाश की ऊर्जा को हम एच न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो एरो के ऊपर प्रकाश ऊर्जा लिखने की बजाय एच न्यू का सिंबल बनाया जाता है, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये एल्किल हैलाइड बनाएगा। तो कैसे, ये देखते हैं। हमारे पास है CH4, आप क्लोरीन से क्रिया कराइए तो क्या होगा? मैंने पहले ही कहा, एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा और फिर एक क्लोरीन जुड़ेगा, तो वो हाइड्रोजन निकल के बचे हुए क्लोरीन से क्रिया कर लेगा। तो ये मिल गया आपको एक HCl बाहर, और ये CH4 से CH3 हो गया और जुड़ गया एक क्लोरीन से। ये बंध क्लोरीन और कार्बन के बीच है, हाइड्रोजन के साथ नहीं है। हमारे पास ज्यादा क्लोरीन अगर है तो और क्लोरीन क्रिया करेगा, फिर एक हाइड्रोजन को हटाएगा और उसकी जगह फिर एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। और क्लोरीन है तो फिर एक हाइड्रोजन हटेगा, फिर एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। और क्लोरीन है आपके पास तो आखिरी हाइड्रोजन भी हट जाएगा और आपको मिलेगा CCl4। तो इस तरीके से एक एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे क्लोरीन जोड़ना है, बिना हटाए नहीं जोड़ सकता। तो ये है आपका हैलोजनीकरण। आज हम यहां तक देखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। कल आपका एल्केन का चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो जरूरी चीजें हैं उसमें मेरा ख्याल है हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है? तो ठीक, किसी को कुछ पूछना है? साफ दिख रहा था या नहीं? बोलिए भाई। ठीक है ना? तो जैसे लिख दिया करूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, वो बेहतर है कि अगर मैं मिटा देता हूं तो बाद में। और अदरवाइज अगर आपको इस तरह से दिक्कत होती है कि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं और मैं मिटा दे रहा हूं, तो आप वीडियोस पे जाके फिर आराम से पॉज करके उसको देख सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? और ठीक, तो मैंने भटगांव वालों से कहा था मेरे को सितंबर का अलग से, अक्टूबर का अलग से, नवंबर